classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is matter. तो मैटर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में. आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो आप लोग की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो अब हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम लोग को ये याद करके रखना है कि हम लोग का यूनिट टेस्ट सेकंड की तैयारी प्रॉपरली हो जानी चाहिए, है ना. तो आप लोग को बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करनी है यूनिट टेस्ट सेकंड की, और गर्मियों की छुट्टी में आप लोग को पढ़ाई भी करते रहना है और इन्जॉय भी करना है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. और उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके. तो नाउ स्टार्ट द चैप्टर 1 द मैटर एंड वी डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. तो क्लास 6 से हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते जा रहे हैं कि मैटर जो है, कोई भी पदार्थ जो है वो अपनी स्टेट को, अपनी अवस्था को चेंज करता है. अभी कैसे चेंज करता है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस या फिर कंपैरिजन. यानी कि हम किसी मैटर को कंप्रेशर दे करके या फिर उसको क्या करके उसका टेम्परेचर को घटा करके या बढ़ा करके उसकी स्टेट में परिवर्तन ला सकते हैं, उसके स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को पढ़नी है. तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर अगर आपको आता है तो आप लोग क्या लिखोगे? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. यानी कि जो इंटर कन्वर्जन है, यानी कि मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना है, जो इंटर कन्वर्जन है, यही जो है चेंज स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें मैटर, कोई भी मैटर जो है वो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है और फिर से अपनी ओरिजिनल बैक स्टेट में वापस आ जाएगा. ठीक है, सो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. इस टाइप के चेंज में क्या होता है? दिस चेंज इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन. इस टाइप का जो चेंज होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, मतलब कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उस पर प्रभाव पड़ता है. सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे कि हमने टेम्परेचर को कम कर दिया या बढ़ा दिया, या प्रेशर को कम कर दिया या बढ़ा दिया. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है कि अगर आप एक पानी का गिलास ले लो, पानी उसमें भर लो और उस पानी को हम लोग गर्म करेंगे, हीट देंगे, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो गैस में चेंज होने लगेगा. फिर क्या होगा? उसको हम उस गैस को ठंडा कर देंगे, तो फिर ठंडा होने के बाद फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैटर की स्टेट का इंटर कन्वर्जन हो रहा है. पहले वो क्या था? पहले वो लिक्विड था, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, उसके बाद हमने उसको ठंडा कर दिया तो फिर से वो गैस लिक्विड में चेंज हो गया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? इंटर कन्वर्जन, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है मैटर. सो इसमें क्या होता है? देखो, सॉलिड कोई था, सॉलिड को हमने हीट किया तो वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में. फिर इसको हमने और हीट किया तो किस में चेंज हो गया? गैस में. अब हम क्या करेंगे? जो हमारा सॉलिड है उसको, जो हमारा लिक्विड है उसको ठंडा करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा. जैसे कि हमने पानी लिया और उसको फ्रीज़र में रख दिया तो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. और उस लिक्विड को हम लोग और ठंडा करेंगे. ठीक है, यहाँ पर है गैस को हम और ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैटर का इंटर कन्वर्जन हो रहा है, चेंज हो रहा है. स्टेट ऑफ मैटर एक से दूसरे स्टेट में परिवर्तन हो रहा है. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की एक साइंटिस्ट ने दी थी. अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, मैटर इज ऑल मैटर इट एनी स्टेज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज मॉलिक्यूल, एटम एंड आयंस. अब काइनेटिक थ्योरी होती क्या है? आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ पहले काइनेटिक थ्योरी होती क्या है. देखो, जहाँ पर भी मोशन स्टार्ट हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं सॉलिड में सबको पता है, सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल इतने पास होते हैं कि ना तो वहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है और ना ही मॉलिक्यूल को इधर से उधर रैंडमली मूव करने की जगह मिलती है. तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं होगी, नहीं होगी. बट लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में हमारा जो होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच जगह होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड. सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच खाली जगह होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में जगह मिलेगी तो क्या होंगे? लिक्विड इधर से उधर, उधर से इधर क्या होंगे? मूवमेंट होगा इनका. ये जो मूवमेंट होता है, अब इनका जो मूवमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है? कॉलिजन. जब इनका मूवमेंट होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो इस टकराव को बोलते हैं कॉलिजन. ठीक है, ये कॉलिजन जो है फिर फर्दर इंक्रीज़ करता है काइनेटिक एनर्जी को. जहाँ पर हमारा कोई मॉलिक्यूल जो है वो जैसे ही रैंडमली मूवमेंट उसमें स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर प्रोसेस हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर आ जाएगी. ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी कब प्रोसेस होगी? जब दो मॉलिक्यूल के बीच जो है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूल क्या होंगे, रैंडमली मूव करेंगे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस होगी। गैसेस की बात करें तो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल को आराम से जगह मिल रही है, टकराने का कोलिजन हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी किसमें? गैसेस में, फिर लिक्विड में, एंड सबसे कम होगी सॉलिड में। वैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा हमारा, गैसेस में ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम, और सॉलिड में ना के बराबर निग्लिजिबल होगा। ठीक है, अब काइनेटिक थ्योरी जो है मैटर की क्या होती है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ऑल मैटर इन एनी स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज मॉलिक्यूल, एटम एंड आयन। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी मैटर जो है वो किसी भी स्टेट में कंपोज होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस, वो कंपोज होगा छोटे छोटे पार्टिकल से। इन पार्टिकल्स को हम लोग या तो मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर एटम्स या आयन कह सकते हैं। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन सच अ वे दैट स्पेस और गैप एग्जिस्ट बिटवीन देम। इन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, अभी हमने देखा था कि क्या होता है, कुछ में स्पेस होगा, कुछ में गैप्स होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर विद फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स। अब आप बताओ कि जो मॉलिक्यूल एकदम करीब हो, बहुत पास पास है, तो उनके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने देखा था कि सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत कम्पैक्टली क्या है, बहुत कम्पैक्टली मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें लिक्विड की तो वहाँ पर थोड़े लूजली पैक्ड है, मतलब वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा कम होगा। गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल को आराम से जगह मिल रही है, वो जहाँ जहाँ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सबसे कम होगा। ये याद रखना है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर देखो particles each other state of force, this is known as particle force of attraction. This force of attraction decrease with increased distance of vice versa. अब ये क्या कहा जा रहा है, एक एक पॉइंट को मैं समझा रही हूँ आपको कि ये फोर्स जो है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, वो डिक्रीज़ करेगा और इंक्रीज़ करेगा वाइस वर्सा, यानी कि वो क्या करेगा, कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। मैंने बताया ना कि सॉलिड की स्टेट में क्या हो रहा है कि जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट अगर मैं गैस की बात करूँ तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, वहाँ पर जो हमारा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम जो है क्या करें, गैस को ठंडा कर दें, लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। अब उस लिक्विड को हम लोग फिर से फ्रीज़ कर दें, यानी कि फ्रीज़र में रख दें, तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि वो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि उसमें डिक्रीज़ भी हो रहा है और इंक्रीज़ भी हो रहा है, चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं। अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो द पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन एंड प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूअसली उनको जगह मिल रही है रैंडमली मोशन की, तो वो काइनेटिक एनर्जी बना लेते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो इंक्रीज़ करती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे किसी भी सब्सट्रैक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी एंड पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा रैंडमली मूव कर पाएंगे, बहुत तेज़ी से मूव कर पाएंगे। अब देखिए बेटा, आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो पार्टिकल्स इंटरेक्ट एंड प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी। जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि पास होते हैं, वो क्या कॉज करते हैं, वो एक एनर्जी बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के मैटर की बनाई गई है उसके अनुसार सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। अब किस तरीके से उनको काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया है सॉलिड में कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड कैन बी वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन ओनली। हमें पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इतने पास पास है कि बेचारों को मूवमेंट करने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब मूवमेंट करने की उनको जगह ही नहीं मिल रही है, तो वो अपनी ही जगह पर रहकर, अपनी ही पोजीशन पर रहकर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। जैसे फ़ोन वाइब्रेट करता है, जब साइलेंट पे होता है फ़ोन तो वाइब्रेट करता है ना, तो वैसे ही जो हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव तो नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ये, इस वजह से ये अपनी जगह पर रहकर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। हेंस सॉलिड डू नॉट फ्लो आर रिजिड। इसी वजह से, क्योंकि भाई इनके मॉलिक्यूल के बीच लूज जगह ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये क्या होते हैं, फ्लो नहीं कर पाते, बहाव नहीं होता है इनमें, रिजिड शेप होता है, मतलब कि कुरकुरे से इनका शेप होता है, एकदम कठोर शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल के बीच की जो खाली जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो कि हमारा सॉलिड में बिल्कुल मिनिमम होगा, यानी कि बहुत कम होगा। एज लाइक आप लोग मान लो होगा ही नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दो पार्टिकल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में ज़्यादा होगा? सॉलिड में। मैंने अभी बताया था कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हमारा सॉलिड में ज़्यादा होता है क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, चलो बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोसेस होती है बाय पार्टिकल इन अ सॉलिड इन लीस्ट। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी पार्टिकल्स में बनेगी सॉलिड में वो बहुत कम होगी। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया पहले वो सारी चीज़ें अब देखो इसमें आ रही हैं। बिकॉज देयर इज़ अ वेरी लेस मूवमेंट शोन बाय मॉलिक्यूल इन देम, क्योंकि भाई हमारा सॉलिड में मूवमेंट बहुत ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिल रही है, मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो मूव कर पाएँ। इस वजह से उनमें जो है काइनेटिक थ्योरी बहुत कम होती है, बहुत लीस्ट होती है ना। अब बात करें अगर लिक्विड की, तो इन कंपैरिजन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें लेस कॉम्पैक्टिबिलिटी वो अरेंज होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े दूर पे अरेंज होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इनके बीच गैप है ना। तो ये वाला जो गैप है ना, सो सॉलिड मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, इनको जगह मिल रही है कि ये क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, अपनी जगह से हिल पा रहे हैं। व्हेन द लिक्विड बट डू नॉट लीव इन लिक्विड, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हेंस लिक्विड बट फ्लो, लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा इनको फ्लो करने की जगह मिल पा रही है, इसलिए ये बहाव होता है इनमें। सो डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है इनका, लेकिन इनका शेप जो है वो रिजिड होता है, मतलब रिजिड नहीं होता है, लेस रिजिड होता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है इनके बीच, पार्टिकल के बीच, वो सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच की जगह, जहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रही ना आपको, दो मॉलिक्यूल के बीच जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, किसमें, लिक्विड में। अब बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, लिक्विड में हमारा कम होगा, है ना, इन कंपैरिजन टू सॉलिड। एनर्जी जो होगी वो प्रोसेस्ड होगी बाय द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, दे आर इन रैंडम कंटिन्यूअस मोशन, क्योंकि हमारा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनको रैंडमली यानी मूवमेंट में जगह मिल रही है, इस वजह से वो बहुत रैंडमली मूव करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जो मॉलिक्यूल की होगी वो लिक्विड से ज़्यादा होगी। ठीक है, सो इतने टॉपिक आप लोगों ने जो पढ़े हैं उनको आप लोग को रिवाइज़ करना है। अभी मैं एक और टॉपिक पढ़ा रही हूँ गैसेस का। गैसेस में क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे गैसेस के वो शो करेंगे मिनिमम कंपार्टमेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें जगह होगी। देख रहे हो यहाँ मॉलिक्यूल के बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच कितनी ज़्यादा जगह है, ठीक है, जिससे वो फ्रीली मूव कर पा रहे। सो दे विल फिल एनी स्पेस, तो ये इनको जगह जहाँ मिलेगी वहाँ ये क्या होंगे, वहाँ फैल जाएंगे। इसीलिए इनका जो ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये फ्लो कर सकते हैं ईजिली एंड ये कंप्रेसिबल भी होते हैं ईजिली, मतलब इनको दबाओगे तो ईजिली दब जाएंगे। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा इन मॉलिक्यूल के बीच का कंपैरेटिवली बहुत लार्ज होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच की खाली जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, है ना, देख रहे हो ना आप कितना ज़्यादा गैप है। तो ऑन अदर हैंड दूसरी जगह पे अगर दूसरी बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ना के बराबर होगा और एनर्जी जो प्रोसेस होगी पार्टिकल्स के थ्रू बहुत लार्ज होगी। सो इस टॉपिक में आप लोग को इतनी चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग को ये समझ में आया तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।